सभी को मेरा प्रणाम। हमारा जो अगला प्रैक्टिस पेपर है उसे लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। फिर से मैं बताऊँ, ये 40 अंकों के लिए है और जो लिखने का जो आपका समय है वो है 1.5 घंटा और 10 मिनट आपको रीडिंग टाइम आपको दिया जाएगा। प्रश्न 1 जो प्रस्ताव है, इसमें आपके पास 5 विकल्प होंगे और देखते हैं आज हम कितना विकल्प हम इसमें से कर पाते हैं। पहला है, और समय जो सीमा है, क्षमा कीजिएगा, शब्दों की सीमा जो है वो 200 शब्द और अंक है 12। बढ़ती हुई जनसंख्या देश के विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं का वर्णन करते हुए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय भी सुझाइए। बहुत ही आसान है। बढ़ती हुई जनसंख्या देश के विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहले आपको बताना है कि जनसंख्या क्या है। किसी भी देश में जो लोगों की संख्या होती है वह वहाँ की जनसंख्या कहलाती है। वैसे जो जनसंख्या होती है, जो मैन पावर होता है, वो किसी भी देश की ताकत होती है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा वह बढ़ती चली जाए तो वही ताकत हमारी कमजोरी बन जाती है। तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या, यह भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और कई मामलों में अगर देखा जाए, कई बातों में यह हमारे प्रगति में अवरोधक का काम कर रही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या हमारी प्रगति में, पहले जो बातें कही उनके साथ साथ आप यह बात भी लिखेंगे, हमारे देश की प्रगति में एक अवरोधक। अवरोधक हम किसे कहते हैं? अवरोधक कहते हैं हम ऑब्स्टिकल को। तो बढ़ती हुई जनसंख्या देश के विकास में अवरोधक का काम करती है। अब अगला है इसमें, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं। आवास की समस्या सबसे बड़ी समस्या, आवास और खाद्यान्न की समस्या। आप अगर आप भीड़ में खोया आदमी पढ़ ले चैप्टर, उस चैप्टर में जितनी भी समस्याओं का वर्णन किया गया है, आप यहाँ एक के बाद एक लिखते चले जाएं, आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य की समस्या। हमारे मतलब सरकार की ओर से सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, सुविधाएं सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए हर क्षेत्र में जगह की कमी है। अब आपके पास आवास की कमी है, बच्चे बच्चे विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं पर विद्यालयों की कमी है। जहाँ 40 बच्चे अकोमोडेट कर सकते हैं, वहां पर 80-80 बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे भी विद्यालय है। जहाँ ट्रेन की बोगी में, जहाँ एक बोगी में 60 लोगों को सफर करना चाहिए, वहाँ 60 की जगह 200 से 250 लोग सफर कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं, डॉक्टर को के पास, जहाँ एक डॉक्टर के पास 4 से 6, 8, 10 रोगियों को देखने की डॉक्टर की क्षमता है, वही डॉक्टर 400 रोगियों को देख रहा है। तो कैसे वो एक हम मतलब न्याय कर सकता है? तो ये सारी समस्याओं का वर्णन कीजिए। बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी। तो इनमें से कुछ समस्याओं को जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, बेरोजगारी, भूखमरी, आवास की समस्या। भूखमरी जहां पर आप लिखेंगे वहीं पर आप लिख देंगे खाद्यान्न में कमी होती जा रही है। खाद्यान्न मतलब जो हम खाते हैं, खाने के लिए जो अन्न होता है हमारे, तो ये सब आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर लिखेंगे कि आबादी की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन है और दूसरे स्थान पर जो है वह भारत है। लेकिन जिस गति से भारत में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, वह दिन दूर नहीं कि चीन दूसरे स्थान पर चला जाएगा और भारत पहले स्थान पर आ जाएगा। तो ये सब बातें हम यहाँ लिखेंगे। समस्याओं का हमने वर्णन कर लिया है। अब हम लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय क्या है। सबसे बड़ा उपाय है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन को कारगर रूप में लोगों के दिमाग में बिठाना और लोगों को यह बताना कि चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, अब हिंदू धर्म के लोग हैं, उनका मानना है कि परिवार में संतान के रूप में बेटे का होना जरूरी है, जिससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो एक बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, चौथी बेटी, इस तरह से बेटे की राह देखते देखते वहां पर बेटियों की कतार खड़ी हो जाती है। तो यह एक, फिर उसी तरह से अगर मुस्लिम संप्रदाय की बात करें तो उनका कहना है कि संतान ईश्वर की देन है, हमें उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। तो ये जो बिलीफ है, ये जो मान्यताएं हैं, ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं, तो हमें लोगों को यहाँ पर उन्हें समझाने की आवश्यकता है
उनके दिमाग में यह सोच लाने की ज़रूरत है कि बेटा हो या बेटी, एक भी संतान अगर आपकी है और अगर आप उसका पालन पोषण अच्छी तरह से करते हैं, तो वही आपके लिए मोक्ष का साधन बन जाते हैं। तो इसे बताने की ज़रूरत है हमें यहाँ पर। उसके अलावा और परिवार नियोजन के अलावा भी और क्या बातें हैं, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो साथ ही साथ एक और बात हम लिख सकते हैं कि कठोर कानून बनाए जाने चाहिए इस विषय में, कि बच्चा एक या दो, अगर दो से ज्यादा बच्चे होते हैं तो आपको मतलब कुछ ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं वो मतलब उस सोचे, ऐसा करने से पहले भी सोचे कि अगर दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो हमें इन सब कानूनों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम मतलब इसी से हम जनसंख्या वृद्धि को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है, वैसे यहाँ कारण नहीं पूछा गया पर आप वहाँ पर कारण में और भी जो कारण है उसके साथ आप लिख सकते हैं कि कम आयु में विवाह होने के कारण, लोगों में अनपढ़ लोग अनपढ़ होते हैं, इसमें समझ नहीं है, उसके कारण जनसंख्या जो है असंतुलन हमारे सामने होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। फिर चिकित्सा का अभाव भी है और उसके अलावा दुष्परिणाम में हम वैसे मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बहुत जरूरी है, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय किया था। तो ऐसा कुछ ऐसे किसी कानून को लागू करना बहुत जरूरी है, तभी हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। एक और बात आप अंत में लिखेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश की सभी समस्याओं की जननी है। तो अगर हम इस समस्या पर रोकथाम कर लेते हैं तो अन्य सभी समस्याओं पर भी हम लगाम लगा सकते हैं। जैसे 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 जनसंख्या बढ़ती है, आपराधिक प्रवृत्तियां भी बढ़ती जाती हैं। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अब दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर क्राइम, साइबर अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराध की रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो इंटरनेट आज हमारी जरूरत है, इसीलिए कहा गया है कि आज का युग इंटरनेट का युग है। यह विज्ञान का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। तो इंटरनेट क्या है? विज्ञान का महत्वपूर्ण आविष्कार है। यह हमारी जरूरत है और यह सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक आविष्कार है इंटरनेट। ये किसी भी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से जोड़ सकता है, उसे जानकारी भेज सकता है, डॉक्यूमेंट भेज सकता है और अद्भुत सुविधाएं प्रदान करता है। तो इसके अलावा आप कुछ और यहाँ पर इंटरनेट के क्या फायदे, आप घर बैठे इंटरनेट की मदद से आप खरीदारी कर सकते हैं, ये सब बातें भी आप लिखिए। और कुछ ही सेकंड में हम छोटे छोटे संदेशों को यहाँ से वहां, सात समुंदर पार भी हम भेज सकते हैं। इंटरनेट पीसी पर, टैब पर या आपके मोबाइल पर काम करता है। जो उसको प्लेटफॉर्म चाहिए वो इन सब का पर काम करता है। और इसके अलावा इंटरनेट के उपयोग जैसे आप बैंकिंग में, कॉलेज में, स्कूल में, अपने कार्यस्थल में, शिक्षण संस्थान में, प्रशिक्षण केंद्रों में, दुकान, रेलवे, एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट, मॉल, तो हर जगह पर इंटरनेट अपने अलग अलग उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हमें पैसे भी देने होते हैं। अब हम आते हैं इसके बाद इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर क्राइम भी किस तरह से बढ़ता जा रहा है। इस पर हम वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि साइबर क्राइम किस तरह से बढ़, तो साइबर क्या है? साइबर क्राइम, साइबर अपराध, इंटरनेट के माध्यम से लोग दूसरों की गोपनीय बातों को वे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ले सकते हैं, उसको हैक कर सकते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं साइबर क्राइम। और दूसरों, खास करके क्यों कर रहे हैं क्राइम? साइबर क्राइम के माध्यम से दूसरों की के चित्रों को वो हैक करते हैं, दूसरों के जो बैंक के अकाउंट्स होते हैं उसके डेटा को चुराते हैं। तो पैसे कमाने का एक आसान तरीका, साइबर क्राइम क्यों किया जाता है? साइबर क्राइम पैसे कमाने का एक आसान तरीका है। किन लोगों के लिए? जिन्हें इंटरनेट की
साइबर सिक्योरिटी की जिनके पास बहुत अच्छी जानकारी होती है, वे मालवेयर बनाते हैं, उसको फिर वो पैसे कमाते हैं। तो इसीलिए अब इसके साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराध के रोकथाम के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं? सबसे आप सभी को पता है कि आप किसी ऐसे अनजान लिंक पर आप क्लिक ना करें, जो आपको किसी ने भेजा है। फिर आप लालच में आकर के किसी लिंक पर क्लिक ना करें कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको एक फ्री में टैब मिलने वाला है। तो ऐसे किसी लिंक पर क्लिक ना करें। फिर आप अपने पासवर्ड को बहुत ही एक ऐसा पासवर्ड रखिए जो मजबूत पासवर्ड जिसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलते हैं। तो ऐसे पासवर्ड को आप रखिए जो कि आसानी से किसी की पकड़ में ना आए, खास करके आपके जन्मदिन को आपके पासवर्ड नहीं होने चाहिए। तो ये सब आप कर सकते हैं। तो इस तरह के अपराधों से बचने के लिए हमें उपयुक्त उपाय हमें करने ही चाहिए। और कुछ ऐसे जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो इससे हम इंटरनेट ये जो साइबर क्राइम है हम इससे बढ़ सकते हैं। तो एक आम आदमी को जाने दीजिए, सरकार भी अब साइबर क्राइम की शिकार है। तो सरकार के भी महत्वपूर्ण डेटा कभी-कभी कई बार खतरे में साइबर क्राइम के कारण पड़ गई है, तो हमें भी इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। तो खास करके आर्थिक स्तर पर इससे काफ़ी नुकसान होता है। और कई बार लोग दूसरों की गोपनीय चित्रों को चुरा करके उनको ब्लैकमेल करते हैं, तो इसीलिए इससे संभलने की हमें बहुत ज़रूरत है। तो साइबर अपराध इंटरनेट के उपयोग से संबंधित अपराध है और इसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ सार्वजनिक रूप से पैसे कमाने के तरीके के लिए लीक भी किया जाता है। तो कुछ सुरक्षा के कुछ उपायों को अपनाने के साथ ही हम साइबर क्राइम को हम रोक भी सकते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, शहरी जीवन की अपेक्षा ग्रामीण जीवन बेहतर है, इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो यूजुअली हम बच्चों को कहते हैं कि पक्ष या विपक्ष में इस तरह का प्रस्ताव आप तभी लिखिए जब आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो प्रश्न है, शहरी जीवन की अपेक्षा ग्रामीण जीवन बेहतर है। तो पहले आप शहरी जीवन के बारे में बताइए कि शहर का जीवन कैसा है, किस तरह से कॉम्पैक्ट और संकीर्ण तरीके से लोग छोटे छोटे माचिस के डिब्बे नुमा घरों में रहने के लिए विवश हैं लोग, और अपने गांव के अच्छे और विशाल घरों को छोड़ करके शहरों की ओर पलायन करते, शहरों की चकाचौंध उनको उस ओर खींचती है। तो क्यों खींचती है? क्योंकि शहर में जो वो देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं या टीवी टेलीविजन में देखते हैं, तो उन्हें ये बातें, यहाँ की बातें उनको आकर्षित करती हैं। तो शहर के जो लोग हैं वे हमेशा समय की कमी से जूझते हैं। बस यहाँ पर एक ही बात है, दौड़, बस दौड़ते रहो सुबह से लेकर रात तक, बस हम यहाँ दौड़ते रहते हैं। यहाँ हर कार्य बहुत तेजी से करते हैं। जीवन में बस एक पैसा कमाना ही लोगों का एक मुख्य उद्देश्य होता है। उत्साह की कमी होती है। हमेशा अपने आप को अपने आपके परफॉर्मेंस को, आपके प्रदर्शन को, आपको श्रेष्ठ दिखाने की एक होड़ लगी रहती है। हमेशा तनाव बना रहता है जीवन में। और स्वास्थ्य संबंधी अनगिनत परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो हमें अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से, परिजनों से मिलने का समय भी हमारे पास शहरी जीवन में बहुत कम होता है। और पैसों के पीछे भागने की प्रवृत्ति शहरी जीवन में ज़्यादा होती है। और धनराशि जमा कर लेने के बाद भी हम कहीं शांत जीवन से कोसों दूर रहते हैं। तो शहरी और ग्रामीण जीवन एक दूसरे से एकदम, अगर मैं कहूँ तो एकदम विपरीत है, शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन। भारत जो है वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित देश है और किसान जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। वे अपने खेतों में अनाज और सब्जियां उगाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे फसलों की सिंचाई के लिए तालाबों और नहरों में पानी का संरक्षण करते हैं और वे शहर के भागदौड़ और हलचल से दूर रहते हैं। शहरी जीवन में बहुत सारी सुविधाएं होती है। आपने खाना नहीं बनाया, स्विगी है, जोमेटो है, खाना आ गया आपके पास। लेकिन ग्रामीण जीवन में अगर खाना नहीं भी बनाया, आपने कुछ कारणवश खाना नहीं भी बना, तो भी पड़ोसी होते हैं जो आपके पास आते हैं और पूछते हैं कि आज खाना नहीं बनाया आपने? मैंने मेरे घर में मैंने आपके लिए खाना बनाया है, मैं ला दूं आपके लिए? तो ऐसे भी हालात होते हैं। और तो शहरी जीवन की अपेक्षा
हालांकि यहाँ चकाचौंध ज्यादा है, यहाँ आकर्षण ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी अगर शुद्ध हवा की बात करें, शुद्ध पानी की अगर हम बात करें, तो वो ग्रामीण जीवन में हमें ज्यादा अच्छे तरीके से वह हमें मिलता है। तो वैसे गांव के जीवन की बहुत अपनी भी समस्याएं हैं। वहाँ अक्सर शोषण किया जाता है, वो शहरों में भी होता है शोषण। तो वहाँ शिक्षा के लिए बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है। लेकिन आज अगर आज की हम तारीख में देखें तो काफी हद तक यह भी बहुत दूर तक हट गया है। बुनियादी सुविधाएं जो होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी जो आपको अस्पताल, अच्छे अस्पताल है, उनकी कमी होती है गाँव में। फिर परिवहन की जो जो सड़कें होती है, अच्छी सड़कों की कमी होती है। बिजली की कमी है गाँव में। लेकिन अगर वैसे आपको ये खुद ही लिखना है, आप जब गाँव में जाते हैं आपको वहाँ का जीवन कैसा लगता है, पर अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे अपने गाँव का जीवन बहुत ही अच्छा लगता है, और अगर मुझे एक मौका दिया जाए तो मैं शायद अपने गाँव में जाकर के रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। और गाँव के जीवन का रहन-सहन की भी आप यहाँ पर बात कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों का जीवन शांतिपूर्ण है। वे शहर के लोगों की तरह व्यस्त जीवन नहीं जीते, वे सुबह जल्दी जागते हैं, रात को भी समय पर सोते हैं, गाँव की हवा स्वच्छ होती है। दूसरी तरफ शहरों में काफ़ी प्रदूषण और भीड़ होती है, और गाँव के लोगों का जीवन जो है वो दिखावा नहीं होता है, साधारण होता है। और वैसे सभी के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं, तो उसके अनुसार आप लिखिए। और गाँव में जो लोग हैं वो संस्कृति से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। वहाँ पर पुरानी परंपराएँ आज भी जीवित हैं। आज भी धूप, हरियाली और शांति का आनंद हम गाँव में प्राप्त कर सकते हैं। अतिथियों का स्वागत अगर हम देखते हैं तो वो गाँव में बहुत अच्छी तरह से हमें नज़र आता है। गर्मजोशी से लोग लोग वहाँ पर अतिथियों का स्वागत करते हैं। वहीं शहरों में अतिथियों को एक बोझ के समान हम मानते हैं। तो हालांकि शहरों में जो लोग रहते हैं उनके पास नवीनतम और अत्याधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी उनके पास अपने पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए समय नहीं होता है। तो इस कथन के पक्ष या विपक्ष में आपको अपने विचार प्रस्तुत करना है। मैंने पक्ष में भी बातें कही हैं, विपक्ष में भी अपनी बातें कही हैं। तो लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि आप इस तरह के प्रस्तावों को अगर अटेम्प्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। करना है तो आप पहले देखिए कि आपके पास लिखने के लिए बहुत सारी बातें हैं या नहीं है, उसके बाद ही आप इस प्रस्ताव की ओर जाइए। अगला जो विषय है, निम्नलिखित उक्ति के आधार पर एक मौलिक कहानी लिखिए। अब मौलिक है मतलब आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए कहानी। आप चाहे तो आपकी कक्षा में, आपके परिवार में, या आपने कहीं आपके पिताजी या माताजी के मुंह से कभी सुनी हो कि ऐसा हुआ था, तो उस कहानी को भी आप लिख सकते हैं। सिंपल सरल शब्दों में लिखिए कहानी, और उसको एक टाइटल भी दीजिए। सबसे पहले समझिए कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि एकदम सही न्याय करना। जैसे कि वाक्य प्रयोग के द्वारा मैं समझाती हूँ कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी से अकबर के दरबार में हर समस्या का हल निकालकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। मतलब सही को सही और गलत को गलत सिद्ध कर देते थे। तो आप ऐसी किसी घटना का वर्णन कीजिए जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया गया हो। इसके बारे में हमें, क्योंकि यह एक मौलिक कहानी है, आपकी अपनी कहानी होनी चाहिए। अभी मेरे बात सुनने वाले आप में से सैकड़ों बच्चे रहेंगे, अब सब एक ही कहानी लिखेंगे तो आप क्या काटेंगे, इसलिए मैं यहाँ इसे नहीं कहूंगी। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एक मौलिक कहानी लिखनी है, इसके आधार पर आप स्वयं एक कहानी की रचना कीजिए। इसके बाद है कि आपको इस दृश्य को देख करके इसका चित्र के बारे में परिचय देना है। कोई लेख, घटना या कहानी आपको लिखनी जिसका सीधा और स्पष्ट संबंध चित्र से होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है जैसा कि चित्र को देख करके यह चुनाव से जुड़ा हुआ चित्र है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये किस तरह से चुनाव मतदान करने के लिए आए हैं, और ये एक लेडीज की, स्त्रियों की यहाँ पर लाइन लगी है, और किस तरह से वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। तो इससे जुड़ा मेरा मेरा ऑलरेडी एक वीडियो इस पर बना हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक मिनट, नेक्स्ट हम आते हैं प्रश्नों पर। आपके निकट के आपके विद्यालय में मनाए गए वृक्षारोपण सप्ताह के अंतर्गत पेड़ लगवाने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी। आपने इस कार्य में किसकी सहायता ली और यह कार्य किस प्रकार संपन्न किया? अपने आप में हर एक शब्द वाक्य को देखिए और उस पर अपने वाक्य को लिखेंगे आप। अपने सुखद अनुभव का वर्णन करते हुए अपने दादाजी को पत्र लिखिए।
जब भी आप किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो जो फॉर्मेट है आपको ध्यान में रखना है, पता और दिनांक, और उसके बाद आदरणीय दादाजी सादर चरण स्पर्श, दादाजी को लिखना है आदरणीय दादाजी। आदरणीय की जो स्पेलिंग होगी, आदरणीय जो वर्तनी है उसको आपको सुधार कर लिखनी है। आप गलत वर्तनी का प्रयोग ना करें, र का रेफार नहीं लगता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। तो आदरणीय दादाजी सादर चरण स्पर्श, और उसके बाद जो विषय आपको दिया गया है उस पर आप पत्र लिखिए, और अंत में लिखेंगे आपका पोता, बॉयज लिखेंगे आपका पोता और गर्ल्स लिखेंगी आपकी पोती, या आपका आज्ञाकारी और आपकी आज्ञाकारिणी, आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सेक्शन बी पे हम आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों किताबों से एक एक प्रश्न लिया गया है। बच्चों ध्यान से पढ़िए, खेलने में बिल्कुल समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये जो 10 दिन है, फिर से मैं कह रही हूँ, बहुत क्रुशियल है, बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप प्रत्येक मिनट का सदुपयोग करें और खेलने में समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। अभी आप तो लेखक को गाड़ी कहाँ बदलनी थी? लक्सर में। ये कौन सा है? भीड़ में खोया आदमी। गाड़ी से उतरने पर उन्होंने क्या देखा और उसे देख कर क्या सोचने लगे, तो गाड़ी से उतरने पर उन्होंने यह दृश्य देखा कि जो रेलगाड़ी की जो छत थी उस पर जो लोग थे वे पटे पड़े थे, और उन्होंने यह देखकर यह सोचा कि लोग आखिर ऐसा क्यों है कि लोग अपने मतलब जान पर इस तरह से खेल कर और अनुशासन को भंग कर रहे हैं, प्रशासन के नियम और कानून को भंग कर रहे हैं। वहां पर जो वाक्य लिखा हुआ है वहां पर आप उसके अनुसार यहाँ लिखेंगे। तो भीड़ में खोया आदमी से लिया गया है पहला। हाँ, बहु बेटियों का यह दूसरा प्रश्न, यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे, यह संवाद किसने किससे कहा, यह वाक्य उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है। एक बात याद रखिए कि आपको 8 क्वेश्चंस पूरे करने ही हैं दिए गए समय में। तो जो ये 1.5 घंटा है यह आपको कम पड़ेगा, समय कम पड़ेगा आपको अगर आप समय बर्बाद करेंगे। तो इन 8 प्रश्नों को करना है, दिए गए समय में करना है, और 1.5 घंटे में आपको प्रस्ताव भी, पत्र भी और ये 8 प्रश्न भी आपको कंप्लीट करने हैं। तो ध्यान में रखेंगे। तो यह संवाद किसने और किससे कहा? तो ये बेनी माधव सिंह ने यह बात कही थी। किससे कही थी यह बात? कही थी यह बात उन्होंने अपने बेटे जो श्रीकंठ सिंह थे उनसे यह बात कही थी। तो यह वाक्य उनकी किस मानसिकता को, ओछी मानसिकता, ओछी मतलब क्या होता है? निम्न, चीप मेंटालिटी। तो यह उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है कि स्त्रियों के बारे में जो उनकी मानसिकता है यह इस बात सिद्ध करता है। बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप किस प्रकार बदला और भेड़ों की सभा में जाने से पहले भेड़िए को किन 3 बातों का ख्याल रखना था? तो बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप, उसे कंठी माला पहनाई, उसके मस्तक पर तिलक लगाया, उसके मुंह में घास के तिनके खोस दिए, और किन 3 बातों का ख्याल रखने के लिए कहा? उसे कहा कि अपनी नजरें नीची रखना। तो उसके अलावा भी उसने कहा उसे कि आप जब इस पेज नंबर 59 में आप जब जाएंगे तो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे, उसमें 3 बातें हैं। हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। इतनी ही बातें लिखी हैं और इतनी ही बातें लिखी है। अब इससे ज्यादा, आप जरूरत से ज्यादा लिखेंगे तो आगे के प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, कम पड़ेगा आपको समय। अरुणा और चित्रा, 2 कलाकार आ गए, कि चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो अरुणा कैसी है? सेवामयी है अरुणा, करुणामयी है अरुणा, दूसरों के उपकार के बारे में वह सोचती है। चित्रा के बारे में, चित्रा के लिए कोई भी संसार की कोई भी घटना तब तक उसके लिए महत्व नहीं रखती जब तक कि उस घटना में वह एक ऐसा दृश्य नहीं पाती अपने आगामी चित्र के लिए, अपने आगे बनाने वाले चित्र के लिए उसे कोई टॉपिक नहीं मिल जाता, कोई विषय नहीं मिल जाता। तो चित्रा बहुत ही स्वार्थी स्वभाव की है। तो आपको अरुणा और चित्रा दोनों में से किसका चरित्र प्रभावित करता है? अगर हम चित्रा के को स्वार्थी कहते हैं तो हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि और एम्बिशियस भी है, वो बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस, अति महत्वाकांक्षी भी। स्वार्थी हम इसलिए कह रहे हैं कि 2 बच्चे अपनी मृत माँ के सूखे शरीर से चिपक कर रो रहे हैं, और उन बच्चों की अगर वह मदद ना कर सकी कोई बात नहीं, ठीक है, मदद नहीं कर पाते हैं हम कभी कभी, कम से कम उनकी इस स्थिति का उसे मजाक तो नहीं बनाना चाहिए, उनके इमोशन का, उनकी भावनाओं का।
वह वहाँ कैनवस और तुलिका लेकर के बैठ गई वहां पर चित्र बनाने के लिए। तो यही बताता है कि वह बहुत ही स्वार्थी और महत्वाकांक्षी है। तो आपको अरुणा और चित्रा दोनों में से किसका चरित्र प्रभावित करता है? और अगर आप अरुणा लिख रहे हैं तो क्यों प्रभावित करता है वो लिखिए, और चित्रा लिख रहे हैं तो क्यों प्रभावित करता है एक वाक्य में यह लिखिए। तो अगर मैं कहूंगी तो मुझे अरुणा का चरित्र बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि अरुणा अपने आप को भूल जाती है जब वह दूसरों की सेवा में जुटती, दूसरों के कष्टों को देखती है, तो वह अपने आप को, अपने भविष्य को, सबको वह भूल जाती है अरुणा। तो ध्यान में रखेंगे। इसके बाद साहित्य सागर पद्य भाग से ये 4 प्रश्न है, तो आप इसका भी अभ्यास कीजिए जिन बच्चों ने साहित्य सागर लिया है। बिल्कुल समय बर्बाद मत कीजिए। धन्यवाद।